हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये नर्वस सिस्टम के आपका ऐसा पार्ट होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी पेरिफेरल नर्व से मैसेज को रिसीव करता था, ब्रेन तक ट्रांसफर करता था। और ब्रेन का अगर टोटल फंक्शन देखा जाए तो रीडिंग है, राइटिंग है, इमोशन है, बॉडी का मूवमेंट है, थॉट्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है, वॉमिटिंग है, कफिंग है, रेस्पायरेशन है, हार्ट का रेट है, इन सब को आपका पूरा कंट्रोल करता था ब्रेन और रेगुलेट करता था। अब हमें देखना है उस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे कौन कौन सी दवाएं होती हैं जिनका अफेक्ट होता है, या फिर ऐसी दवाएं दी क्यों जाती हैं जिनका अफेक्ट आपके ब्रेन पे हो। तो ब्रेन जो होता है आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है न्यूरॉन सेल्स का, नर्व सेल्स का, जिसमें एक पूरा वायर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जैसे आपका हैंड है तो हैंड वाली जो नर्व होगी आपके सीधा ब्रेन से अटैच होगी। तो ब्रेन क्या करेगा, कोई भी ऑर्डर देगा, इससे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो आपकी बॉडी में फंक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। जैसे सेंसरी नर्व जिसमें होती हैं और मोटर नर्व होती हैं, तो कोई भी फंक्शन होता है, कार्य होता है। अगर इस इलेक्ट्रिक वायर में हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा जनरेट हो जाए, या फिर हो सकता है कि जितना करंट जनरेट होना चाहिए उतना करंट जनरेट ना हो। इसमें कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है, बॉडी का जो भी कार्य है वो आपका अफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तब आप कोई कार्य करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट होगा तो कोई कार्य आप नहीं करेंगे। वैसे ही आपका होता है कि ब्रेन में बहुत सारा डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे साइकोसिस हो गया तो साइकोसिस में क्या है कि डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जो कि एज ए न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसमें बॉडी आपकी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, एक्सटर्नल रियलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पागलपन जिसे आप बोलते हैं। या फिर आपका डिप्रेशन हो जाता है, डोपामिन का रिलीज जो है वो कम हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, पेशेंट को मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, अकेले कमरे में रहना पसंद रहता है, उसको उदास रहने लगता है। या फिर आपको इपिलेप्सी हो जाए, इपिलेप्सी में आपका ऑटो इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही हाइपर एक्टिवेट हो जाए, बॉडी आपकी वाइब्रेट करने लगे, आपका सलाइवरी ग्लैंड मोर एक्टिवेट हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो क्या हुआ कि आपका सलाइवा का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया। ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रेन के जिसको ट्रीट करने के लिए आपकी ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जिनका अफेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, जिसमें आपका मेन 4 क्लास आता है। एक आपका एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो आपके साइकोसिस में दी जाती हैं, पागलपन में दी जाती हैं। दूसरा आपका एंटी कन्वल्सेंट ड्रग जिसे आप एंटी इपिलेप्टिक ड्रग भी बोल सकते हैं, एंटी सीजर्स ड्रग भी बोल सकते हैं। तीसरा आपका आता है सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। और आपका एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। तो आज हम उसमें से पहली क्लास आपकी जो होती है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के बारे में देखेंगे। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग या फिर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इपिलेप्सी क्या होता है। इपिलेप्सी इज ए ब्रेन डिसऑर्डर इन व्हिच द न्यूरोनल डिस्चार्ज बिकम्स अनकंट्रोल्ड या फिर डिस्टर्ब, ठीक है ना। तो इपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपके ब्रेन का एक डिसऑर्डर है जिसमें जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जो आपका सर्किट है, न्यूरॉन सेल्स का जो सर्किट है उसमें कोई भी डैमेज आ जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिससे सीजर्स की फायरिंग होने लगती है। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है किसी भी फंक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए, या फिर आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उस वो आपका ज़्यादा रिलीज होने लगता है या फिर कम रिलीज होने लगता है, इसी को आप बोलते हैं इपिलेप्सी। तो इपिलेप्सी इज ए कंडीशन इन व्हिच आवर ऑटो इम्यून सिस्टम बिकम्स अनकंट्रोल्ड ड्यू टू द एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरोनल वोल्टेज। जो भी आपका न्यूरोनल वोल्टेज अप्लाई हो रहा है या फिर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिससे बॉडी आपकी अनकंट्रोल हो जाती है। आपके मस्तिष्क में क्या है कि दौरे पड़ते हैं, तरह तरह के दौरे पड़ते हैं। जैसे इपिलेप्सी है तो हो सकता है आपका हैंड वाला जो न्यूरॉन सेल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट हो पा रहे हैं, तो आपका हैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ये भी एक दौरा हो सकता है। आपका ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको टेस्ट नहीं पता चल रहा है, ये भी एक दौरा हो सकता है। आपका मतलब जो
वोकल नर्व हैं, वो क्या है कि जो बोलने में हेल्प कर रही हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ उल्टा ही अच्छे बोले चले जा रहे हैं, या फिर आपका मतलब सलाइवरी ग्लैंड वाली जो नर्व है वो आपका हाइपर एक्टिवेट हो गई तो सलाइवा का सिक्रीशन इंक्रीज हो गया। हो सकता है आपकी पेरिफेरल जो स्पाइनल नर्व होती हैं पूरी बॉडी में, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट करने लगी। तो अलग अलग ये डिपेंड करता है, आपका सीजर्स की फायरिंग जो हो रही है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के न्यूरॉन में या किस टाइप के न्यूरो सर्किट में आपकी एबनॉर्मलिटी है। तो एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का स्प्रेड नॉर्मल हो जाता है, जिससे पेशेंट आपका अनकंट्रोल हो जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी जाती हैं या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दी जाती हैं, जिसे एपिलेप्सी को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे मिर्गी का दौरा भी कहते हैं। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में कि जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी देख ले या फिर बहुत ज्यादा डर जाए, आग देख ले, ये सब सारी चीजों को देखता है तब मिर्गी का दौरा पड़ता है। और अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन कौन सा आपका मिर्गी का दौरा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट की ऑटोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑटोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जैसे सलाइवा का सेक्रेशन है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, बॉडी में जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट दौड़ेगा नहीं, अपनी जगह पे गिर जाता है तुरंत और उसकी बॉडी पूरी वाइब्रेट करने लगती है। इसको ट्रीट करने के लिए आपके जो एजेंट दिए जाते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कहलाते हैं या एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कहलाती हैं। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज हुआ है उसके स्प्रेड को कम कर देती हैं, रोक देती हैं, मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं और पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में लाने का प्रयास करती हैं। आपकी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कहलाती है या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। तो दीज आर दोज ड्रग्स व्हिच inhibit the spread of abnormal discharge of neuronal voltage throughout the body and used in the treatment of epilepsy is called anti-epileptic drug या फिर anti-convulsant drug। ठीक, जिसमें क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो आपके बार्बिचुरेट्स होते हैं, हाइडेटोइन होता है, बेंजोडाइजेपिन्स होता है और आपका इम्यूनोस्टिलबिन्स होता है और अदर ड्रग्स होती हैं। तो बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं, बार्बिचुरेट्स हमने सीडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में भी बताया है। बार्बिचुरेट्स ऐसे एजेंट होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, जिसका नाम होता है गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड। गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड क्या है, आपके गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है और क्लोराइड आयन के इन्फ्लक्स को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर हमने बताया था जब भी निगेटिविटी बढ़ती है, निगेटिव आयंस बढ़ते हैं तो मसल्स आपकी, ये मेम्ब्रेन जो होती है अगर इसके अंदर निगेटिव आयंस बढ़ेंगे तो मसल्स आपकी हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज होने का मतलब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और आपका पैरालाइसिस वाले चांस होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन रेट बिल्कुल घट जाता है, मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है। वैसे सेम प्रोसीजर है, अगर आपका इपिलेप्टिक पेशेंट है मतलब मिर्गी वाला पेशेंट है तो इसमें अगर बार्बिचुरेट्स देंगे तो बार्बिचुरेट्स क्या करेगा, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देगा, जाके उस आपके गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जो आपका गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड रिसेप्टर होता है। बार्बिचुरेट्स जाके उस पे बाइंड करता है और आपके गाबा रिसेप्टर को ओपन कर देता है, जिससे क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब क्लोराइड आयन मेम्ब्रेन के अंदर तेजी से एंटर करते हैं और आपकी मसल्स हाइपर पोलराइज हो जाती है, जिससे पूरी मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती है। तो जो बॉडी मूव कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, वो एकदम शांत हो जाती है, काल्म हो जाती है, सिडेशन काज हो जाता है, बॉडी आपकी पूरी शांत हो जाती है। एक्साइटेशन को ये रिड्यूस कर देता है, आपका बार्बिचुरेट्स कहलाता है। जिसमें अगर ड्रग्स का एग्जांपल देखा जाए तो आपका फिनोबार्बिटोन आता है, आपका मेथोबार्बिटाल आता है। फिनोबार्बिटोन ये ऐसी मेडिसिन है जो आपको मार्केट में अगर ब्रांड नेम देखा जाए तो ये आपका फिनोबार्बिटाल सोडियम टैबलेट आती है, फिनोबार्बिटाल सोडियम इंजेक्शन आता है या फिनोबार्बिटाल इंजेक्शन आता है या फिनोबार्बिटाल टैबलेट आता है, जो आपके बार्बिचुरेट्स के तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली बार्बिचुरेट्स के यूज को बैन कर दिया गया है, रोक दिया गया है, प्रिवेंट कर दिया गया, इसको अवॉइड कर दिया गया, इसको नहीं आपका यूज किया जाता क्योंकि ये आपका परमानेंटली बाइंड करता है और क्लोराइड
चैनल को ओपन कर देता है, जो आपका सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। ये आपका एज ए सीएनएस डिप्रेसेंट काम करता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिससे पेशेंट आपका कोमा में चला जाता है। इसलिए आपकी बार्बिटूरेट्स वाली मेडिसिन को अब नहीं यूज किया जाता है, उसके जगह पे आपकी जो सेफर ड्रग हैं, जो सेफ हैं, उनको यूज किया जाता है, जैसे आपका वल्प्रोइक एसिड है। ये भी आपके गाबा रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, लेकिन ये परमानेंटली ओपन नहीं करते हैं। एक स्मॉल क्वांटिटी में ही वो क्लोराइड आयन के इन्फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाए। जबकि बार्बिटूरेट्स जो होते हैं, ये इनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और ये परमानेंटली बाइंड कर जाते थे उस रिसेप्टर पे, इसलिए सीएनएस डिप्रेस होने का ज्यादा चांस होता था, पेशेंट कोमा में जाता था, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। हाइड्रोटोइन जो होता है, जिसमें आपकी ड्रग आती है फेनेटोइन, आपका मीफेनेटोइन और आपका इथोटोइन। ये फेनेटोइन हाइड्रोटोइन्स का एक एग्जांपल है। जो ड्रग्स का नाम है आपका फेनेटोइन। फेनेटोइन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो एपिलेप्सिस को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, जो क्या करती है, वो आपका सोडियम आयन का जो इन्फ्लक्स होता है, आपको पता है मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होने के लिए, कोई कार्य करने के लिए सोडियम का मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करना जरूरी होता है। ये सोडियम पोटेशियम चैनल पे काम करती है, जो क्या करती है, जो आपका सोडियम आयन है, सोडियम आयन को, इसकी एंट्री को, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन की एंट्री को ये ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंट कर देता है फेनेटोइन। तो फेनेटोइन ऐसा मेडिसिन होता है या ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, बॉडी को फिर से डीपोलराइज नहीं होने देती है, डीपोलराइजेशन को रोक देती है। इसका मतलब कि मसल्स या मेम्ब्रेन, जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसको उसके जगह पे फिक्स रखती है, आपके डीपोलराइजेशन वाली स्टेज में नहीं जाने देती। इसका मतलब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होने देती है। सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होता है तो मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, मसल्स आपकी रिलैक्स स्टेज में रहती हैं और एक्साइटेबिलिटी को हम डिक्रीज कर देते हैं, जिससे हम एपिलेप्सी वाले पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ऐसी मेडिसिन होती है। फेनेटोइन एक ऐसी ड्रग है जो क्या करती है, सोडियम के इन्फ्लक्स को रिड्यूस कर देती है और आपका एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और तीसरा क्लास जो होता है आपका बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सिडेटिव्स या हिप्नोटिक्स के तरीके से भी यूज की जाती है। ये बॉडी में क्या करती है, सिडेशन काज कर देती है, लेकिन सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें आपका एग्जांपल होता है क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम या आपका या लोरेजिपाम, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सिडेशन काज करती हैं, मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं और बॉडी को काल्म कर देती हैं, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। इम्यूनोस्टिमुलेंट्स जो होता है कार्बामेजापिन, ये क्या करता है, बॉडी में एक्साइटेशन को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हमने क्या बताया था, एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं, आपका पेशेंट जो है अनकंट्रोल हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है, तो उसको क्या करना है, शांत करना है, सिडेशन उसमें काज करवाना है। ये ऐसी मेडिसिन होंगी जो बॉडी को काल्म कर देंगी, जो आपकी स्केलेटल मसल्स है उसको क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे। जबकि फेनेटोइन इधर जो होता है आपका सोडियम और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। कैल्शियम और सोडियम का मतलब पॉजिटिव आयंस के इन्फ्लक्स को ब्लॉक करना, ब्लॉक कर देगा, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। और आपका गाबा रिसेप्टर जो होता है, जिसपे आपका जाके बाइंड होता था गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, उसके रिस्पॉन्स को बढ़ा देती हैं। इसका मतलब क्लोराइड की एंट्री भी करवा देती हैं, जिससे मसल्स आपकी रिलैक्स कंडीशन में रहती है। तो ये होती है आपकी एंटी कन्वल्सन ड्रग, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी एक है आपका मेंटल या फिर ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें सीजर्स की फायरिंग होती है, जो आपकी सीजर्स की फायरिंग से आपका मतलब कैरेक्टराइज किया जाता है, पहचाना जाता है, जिसमें बॉडी जो है, जिसका ऑटो इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। ऑटोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे सलाइवा का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, बॉडी आपकी वाइब्रेट करेगी। ये आपका एपिसोडिक होता है, मतलब ये दौरा जो होता है एपिसोडिक होता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का भी होता है, 10 सेकंड से 30 सेकंड का भी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की न्यूरॉन सेल्स में एबनॉर्मलिटी है या किस टाइप के न्यूरॉन्स में सीजर्स की फायरिंग इंक्रीज हुई है। मान लो आपका ऑडिटरी नर्व है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो गई, डिस्चार्ज में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई, तो पेशेंट को अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई देंगी। तो ये आपका डिपेंड करता है किस टाइप के न्यूरॉन में, जो आपकी क्रैनियल नर्व निकली हुई है 12 पेयर्स, उसमें किस नर्व में एबनॉर्मलिटी है, ये डिपेंड करता है उस दौरे पे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।